बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ भी आपका अच्छा हुआ होगा। शहर में गर्मी बढ़ती जा रही है, हर रोज़ आपको टेम्परेचर भी बताते हैं कितना रहेगा। इसके साथ साथ हर रोज़ आप तक शहर की खबरें भी पहुँचाते हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ कल क्या थी जी, लोग परेशान होकर पेट्रोल पंप्स पर पहुँच गए। मुफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट तो नहीं मैं उसको कहूँगी, ऐसे ही गुफ्तगू करते करते उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा या बहुत ही नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू की, जिसको लोगों ने इतना सीरियस लिया। और मुख्तलिफ शहरों में क्या हुआ जी, देखते ही देखते पेट्रोल पंप्स पर इतनी लंबी लाइनें लग गई। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग किस कदर परेशान हैं, किस कदर पैनिक हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें सुन के कि कहीं पेट्रोल की किल्लत ना हो जाए, कहीं इतना महंगा ना हो जाए कि उनकी कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे जाए। खैर, इस तरह से कल हमें लोग परेशान नज़र आए। और इससे कबल जब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, रात गई लाइनें लग जाती हैं और लोगों के लड़ाई झगड़े वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। सो ये है जी इस वक्त आवाम की कंडीशन, जो कि महंगाई से इस कदर परेशान है कि तमाम काम काज छोड़ के आप देख सकते हैं किस तरह लोगों ने लंबी कतारें लगा ली पेट्रोल पंप्स के बाहर। हालांकि इस खबर में इस बात में कोई सदाकत भी नहीं थी। अलबत्ता कुछ टीवी चैनल्स पर भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से लोग इस तरह से परेशान हुए और अपने काम काज छोड़ के लोगों ने कहा सब कुछ जाए भाड़ में, पहले पेट्रोल फिल करा लें, ऐसा ना हो फिर एक दफ़ा से पेट्रोल महंगा हो जाए। इस पर हमने बात करनी है। फिलहाल हमने पहले सेगमेंट की तरफ जाना है, एक दिन एक नेकी। आज की अच्छी बात, आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, जब भी अल्लाह के रास्ते पे माल खर्च करो, देखना एहसान ना जितलाना, देखना माल देने के बाद उसको तकलीफ़ ना देना। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, क़ौलुम मारूफ़ुन, अच्छी बात कर लेना, खैरुम मिन सदक़तिन, उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ़ दी जाती हो। आजकल हम जब किसी की मदद करते हैं तो बात बात पर एहसान जितलाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए, जिस अल्लाह ने मुझे माल दिया है उसने तो एक मर्तबा भी एहसान नहीं जितलाया। मैं अगर देता हूँ तो मैं कौन होता हूँ एहसान जितलाने वाला। ये बीमारी दीनदारों में, ताजरों में, आम लोगों के अंदर पाई जाती है। इससे इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। आज का पैगाम। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, दुर्रे नायाब। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? आप तो नहीं पेट्रोल डलवाने पहुंचे? नहीं जी, हम तो पहले ही बजट जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है और इतना ऑनेस्टली मुझे दो लोगों के फ़ोन आए, मैं टीवी नहीं देख रही थी लेकिन मुझे दो लोगों के फ़ोन आए कि बाहर पेट्रोल पंप पे लंबी कतारें लगी हैं, क्या पेट्रोल महंगा हो रहा है? हाँ। तो मैं परेशान हो गई। मैं मोबाइल पे चैट देख रही हूँ, टीवी ऑन कर लिया कि ये क्या हो रहा है। नहीं देखें, ये अब मैं क्या कह सकता हूँ, वज़ीर ख़जाना तो वैसे भी फवाद चौधरी साहब की तरह जो है ना वो कौम से मजाक करने के शायद मूड में जा रहे हैं। अच्छा, आपको उनकी स्टेटमेंट ऐसी लग रही थी कि उसमें संजीदगी का कोई आलम था? कोई आलम नहीं था, लेकिन इस तरह से कौम के साथ मजाक करना मुझे तो समझ नहीं आता। इसी तरह हमारे जो दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी इस तरह ही करते थे। हाँ। कि एक बात शुगल में डाल देते थे। तो ये जो आपकी सीट और उनकी सीट है ना वो बड़ी डिफरेंट है। तो वो तो चले शुगल करते थे, आप तो वज़ीर ख़जाना है, आप तो लोगों की जेबों पे इस तरह से बलडोजर ना करें। माज़रत के साथ अब ये शुगल वाली बातें लोगों की दुखती रग बन गई है ये। अच्छा, मुझे तो वैसे ये इस वक्त जो फाइनेंस के इश्यूज हैं हमारे मुल्क में और जितने खजाना पे बोझ बढ़ता जा रहा है और जितना ज़्यादा बजट लोगों का डिस्टर्ब हो गया है। हाँ। मुझे तो वैसे लग रहा है कि वज़ीर ख़जाना शायद प्रीवियस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं पे, और कहीं उनके फैसलों को अमल दरामद कराने के लिए खसूसी तौर पर उनको लाया गया है
क्योंकि IMF के सारे काम तो जो एग्रीमेंट्स थे वो तो PTI गवर्नमेंट ने किए, उनके सारे जो मुश्किल फैसले थे जो वो ना कर सके अब इनको करने पड़ रहे हैं और ये मनोमन कर भी रहे हैं और उसका एक मजाक भी बना रहे हैं लोगों के साथ थोड़ा सा। अब इसको जॉली मूड कह लें या लोगों को लाइट, भाई ये वो काम नहीं है जिसमें लोगों को आप मजाक और उसमें जॉली मूड में डाल दें। कल पूरी रात जो लाहौर शहर की ट्रैफिक के साथ रहा और लंबी कतारों ने जो माने लोग मारपीट पे आ जाते हैं, बिल्कुल मारपीट पे आ गए। और इसी तरह का एक पैनिक वाकया जो पिछली दफ़ा पेट्रोल बढ़ा है उस पर हुआ था कि लोगों ने एक पेट्रोल पंप पे जाके उसकी मैनेजमेंट को मारना शुरू कर दिया और वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने पेट्रोल डाला, सब कुछ किया। तो आप इस तरह के मुतहम्मल नहीं हो सकते। अगर आपने कुछ भी करना है या कुछ नहीं भी करना तो प्लीज़ बी सीरियस और लोगों को बता दें क्या है क्या नहीं है, अभी से आप उनको क्लियर कर दें। इस तरह ना करें कि फॉर 11th आवर। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को एक मौका दे रहे थे कल मजाक करके कि जी वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें, जितने पेट्रोलियम कंपनियों वाले हैं, मालकान हैं, जितने पेट्रोल पंप्स वाले लोग हैं जो उनके दोस्त भी होंगे, उनके ताल्लुकात भी होंगे कि भाई फौरी तरह स्टोर कर लें, बस आजकल में कोई झटका आने वाला है। तो लोगों ने फौरी तौर पे जो है ना अपने टैंक खाली करके आजकल तो हर दूसरा बंदा हमसे ऐसे पूछ रहा है कि पेट्रोल बढ़ना है और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें भी तभी पता चलता है जब लंबी कतारें लग मुझे अना ये बताएं कि इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच हमारे मुल्क पे आ चुका है, इतना ज़्यादा लोगों की जेब पे भारी पड़ चुका है ये सारा फैसला, आप बजट देने की पोजीशन में नहीं है, आप डिफ़ॉल्टर होने के करीब पहुँच चुके हो, आपको मजाक सूझते हैं। आप अपनी जेब की बात बताएं, आपकी जेब में 4 पैसे ना हो, आपके मतलब के खिलखिलाते हुए चेहरे, आपको हंसी मजाक महफिलों में आपको लगेंगे, मुझे आप ये सिर्फ ये बता दें। सही कह रहे हैं तो यही बात हम 3 साल 7 माह तक करते रहे कि यार कोई जज्बात नहीं थे पिछली गवर्नमेंट के इस तरह से, उनके मिनिस्टर्स को ये भी पता नहीं था कि हम जो बात कर रहे हैं मजाक में कर रहे हैं, लोगों के दिल पे कितनी ग्रां गुजर रही है। यही बात हम इनके साथ करते जा रहे हैं कि भाई अब इनको भी ये अंदाजा नहीं हो रहा कि ये किस किस्म के मजाक कर रहे हैं, किस किस्म के नहीं कर रहे। कल पूरी रात इन्होंने लोगों को बर्बाद किया, उनकी नींदें बर्बाद की, लोगों ने अपने जरूरी काम छोड़ दिए, लोगों ने अपने सारे काम, किसी ने कोई शादी छोड़ दी होगी, किसी ने कोई घर में फंक्शन छोड़ दिया होगा, किसी ने कोई काम छोड़ के, किसी ने कोई डॉक्टर के पास जाना है, कोई दवाई लानी है, लोगों ने कहा जी भाड़ में गए सारे काम, आपकी बात ठीक थी तो पहले पेट्रोल डलवा लो। तो खुदारा इस तरह के मजाक ना करें, आपकी कमर सहती होगी, ठीक है, अल्लाह ताला आपको और भी दे, हम दुआ करते हैं, लेकिन लोगों की कमर नहीं सह रही, लोगों की जेबों पे यकीन करें इतना ज़्यादा इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी के सारे काम रोक दिए हैं। सही कहा आपने। मेरे ज़ाती तजर्बे में कुछ सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिनसे हम एक हफ्ते के अंदर राब्ते में आ जाते हैं, रहते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। उन्होंने ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात पे बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि फातिहा पढ़ ली है और उसके बाद उनका जो है ना, अब उन्होंने कहा जी कि अब कोई अरमान पूरा नहीं करना। 100 प्लान किए होते हैं कि आपने ये चीजें करनी है, ये जिंदगी वो सब प्लान पे पानी फिर और जाता ये है प्लान और ये प्लान माजरत के साथ मैं इस गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहता हूँ। ये नहीं होता कि हमने यूरोप जाना है, हमने दुबई जाना है, लेनी है या घर में कुछ किसी की स्त्री सड़ गई है तो उसने स्त्री लेनी है, नहीं कि चलो यार अगली तनख्वाह है, खराब हो गई है तो अगले महीने ये किसी की वॉशिंग मशीन है कि चलो यार 6 दफा रिपेयर करा लिए मोटर, अब अगर कराई तो इसने बिल्कुल जल जाना है तो वो ले, मतलब कि आप अपनी ख्वाहिशात, अशराफिया की ख्वाहिशात और अपनी आवाम की ख्वाहिशात को जरा डिफरेंशिएट करें। अलबत्ता अभी हम लोग कभी सोचते हैं सोलर पैनल लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए, जब कीमत पता चलती है तब वैसे ही। अच्छा, उस पर भी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी भी अगर वही कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट रहनी है तो फिर मुझे लगता है कि ये कंपनी फिर अल्लाह के हवाले चलेगी। सही कहा आपने, बहुत ज्यादा देर तक तो यहाँ पे सब कुछ ही अल्लाह के हवाले चल रहा है। खैर एक और चीज जो अल्लाह ताला के हवाले है वो है जी मौसम की सूरत हाल, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शामिल कर लेते हैं अपना सेगमेंट टुडेज वेदर। अब्दुल्ला हमारे रिपोर्टर बाहर मौजूद है। जी कहिए मौसम कैसा है आज का और टेम्परेचर कैसा रहेगा मैक्सिमम आज, क्या बताया गया है? के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता चंद रोज से सूरज अपने तेवर दिखा रहा था, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। आज जो है मौसम ने करवट बदली है, आसमान पर बादल दिखाई दिए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंग मचोली का ये खेल जारी रहेगा, जिसके बायस दिन भर कभी गर्मी और कभी मौसम खुशगवार रहने की पेशनगोई की जा रही है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब 25%, जबकि 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज दिन भर जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा सकता है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड, जबसे कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। माहिरीन के मुताबिक लोगों को हिदायत जारी की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
पानी का इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, मौसम की सूरत हाल उन्होंने हमें बता दी है। टॉप स्टोरीज आपकी क्या है शहर की सूरत हाल? आज की लीड स्टोरी है जी डेली सिटी 42 की। आसिफ जरदारी से हमजा शहबाज की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, पंजाब काबीना पर तबादला ख्याल। पंजाब का तरक्याती बजट 600 से 700 अरब रुपए का होगा। सेहत के लिए 155 अरब मख्तस होंगे। शहर में गैस बहरान संगीन होने का खदशा, पावर हाउसेस के लिए गैस की फराहमी पर घरों में प्रेशर कम। और शहर में आटे का नया बहरान तैयार, फ्लोर मिल्स का आज से हड़ताल का ऐलान। खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने आना है, फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हमारी आज की पहली खबर क्या है उसकी तरफ जाएंगे। कुछ मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में है जी। पंजाब काबीना पर तबादला ख्याल हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। कितनी अहम है ये मुलाकात? जी बहुत अहम है, और मेरे इतलात के मुताबिक कुछ बहुत सारी बातों बड़े फैसले भी हुए हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, कुछ चीज़ों को क्लियरेंस भी थी। हाँ। कुछ ज़ाहिरी बात है, तो बनती थी अगर मजबूत इत्तेहादी हों तो फिर उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती हैं बहुत सारे फैसलों में, क्योंकि जरदारी साहब जितने ज़ीरक और समझदार सियासतदान हैं तो छोटी छोटी बातों में ना तो वो मुदाखलत करते दिखाई दिए इतने ज़्यादा, और ना ही उनको कोई इस चीज़ की परवाह होती है कि हुकूमतें किस तरह क्या कर रही हैं। बड़े फैसले आपके देखें, बड़े फैसले आने वाले हैं, आपका चेयरमैन नैब आना है, फिर आपके बहुत सारे फैसलों पे गवर्नमेंट के जो हैं आपस में मामला तय होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ज़िमनी इलेक्शंस आगे आ रहे हैं 15 जुलाई को। उसके हवाले से लाहौर से में पंजाब भर की सीटों पे सीट एडजस्टमेंट किस तरह करनी है, मिल के चलना है नहीं चलना, अपने कैंडिडेट्स किसने खड़े करने हैं किसने नहीं करने, तो ये बहुत सारी बातें हैं। और अगर देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने कैंडिडेट खड़ी कर देती है तो फिर भी सियासी तौर पे एक मजाक बनेगा कि देखें जी इनके तो अपनी आपस में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के मुताबिक डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर बातें जो हैं वो अगले लाहे अमल पे कुछ नई अहम तैनातियाँ, जिस तरह मैंने चेयरमैन नैब की बारे में बात की, और आगे जो 15 जुलाई से आपके ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं उसकी सीटों पे कैंडिडेट्स के हवाले से भी इत्तफाक में लेना बड़ा ज़रूरी है। नून लीग ठीक है अपने फैसले कर रही है, उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, कुछ उन्होंने मुनहरफ जो हैं PTI के उनको टिकटें देने का फैसला किया है, लेकिन इसमें आपको ज़ाहिरी बात है इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेना चाहिएगा। आप अकेले से ये फैसला नहीं कर सकते ना कि जो PTI की पिछली दफ़ा MPs थे और मुनहरफ हुए तो उनको हम दोबारा नून लीग की टिकट या पीपल्स पार्टी की ताउन के साथ हम टिकटों पे खड़ा कर देंगे, और फिर क्या गारंटी है कि वो आज किसी के लिए मुनहरफ हो सकते कल किसी के लिए ना हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं, मैं बड़ा सोच के बातें के कुछ बातें जो है ना वो नहीं खोलनी चाहिए, नाप तोल के। अच्छा, ये जो अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये कुछ इख्तलाफात बढ़ नहीं सकते इत्तेहादियों के आपस में? बिल्कुल बढ़ते हैं। मैंने जितनी चीज़ों की तरफ कोशिश की है रोशनी डालने की कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसकी असरात होते हैं, भुगतने पड़ते हैं। मैंने ये भी कहा कि जरदारी साहब को जितना हमने देखा है वो इतनी छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेते, लेकिन अपनी सियासी जमात को चलाने के लिए अपने हर एक कारकुन और हर MP MNA के लिए जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, शायद मुस्लिम लीग नून और PTI में उस तरह से सपोर्ट में हमने नहीं देखी। तो अगर किसी भी कारकुन की, पंजाब के लेवल के सियासी वर्कर की, सियासी सदर की, जो उनके पीपल्स पार्टी के हैं, उनके जितने भी काम करने वाले लोग हैं, अगर उनके कुछ इख्तलाफात आएंगे किसी भी मेंबर पे, किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में लड़ने वाले आपके जो कैंडिडेट है, तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, फिर वो बातें क्लियर होंगी, फिर आगे चलने वाले मामलात में पंजाब में अब देखें आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी तरफ रोशनी डाली जा रही कि अब सारे मामला जब सेट हो गए हैं तो फिर स्पीकर पंजाब असम्बली का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। आपने तो तब्दील करने थे, आपने तो बड़ी बातें की थी कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी काबीना बन लेने दें, हमारा गवर्नर आ लेने दें। अच्छा, मैं कोई आग नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सिर्फ उन सियासी बातों की तरफ लेके जा रहा हूँ कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ जिनका इंतजार आप करा रहे थे कि ये सब कुछ हो जाएगा तो बस जी हम तो इंतजार कर रहे थे कि गवर्नर बनेंगे और उसके बाद काबीना हटेगी तो शायद परवेज इलाही साहब जो है ना अगले घंटे स्पीकर ना रहें
और जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने जिस तरह स्टैंड लिया अपना एक जस्टिफाइड पॉइंट के तहत और नून लीग और पीपल्स पार्टी को डायरेक्टली सपोर्ट दी, तो शायद उनके लिए कोई बेहतर आगे फैसला किया जाएगा या कोई नए जो है उम्मीदवार स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए आएंगे। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जो इतलात है कि गर्द बैठती जा रही है और पुरानी तनख्वाह और पुराने कामों पे काम चलने वाला है, तो ये अच्छा खैर मैं आप ना कुछ कहते हुए भी सब कुछ कहते अच्छा मैं आप चीज़ों से ना हट रहा हूँ। तो आपने जो बात की ना कि आखिर जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब में बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, खाना हुआ है, बातें हुई हैं, गप्पें हुई हैं, तो कुछ तो हुआ होगा। तो मैंने 6-7 आपको एक ऐसे पॉइंट बताए हैं कि ये तो हुआ है, और बाकी अगर अलहदगी में कोई और बात होगी तो वो तो या तो जरदारी साहब जानते हैं या वज़ीर आला साहब जानते हैं। आपने ना कुछ कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ना कुछ फैसले हो गए हैं जिसमें मैंने आपको कुछ इशारतन बातें की हैं कि कुछ फैसले हो गए हैं, कुछ चीज़ें सेटल हो गई हैं, कुछ चीज़ें आइंदा आने वाली अपॉइंटमेंट्स पे आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और पंजाब के अंदर अहम तकरीरों के हवाले से, सियासी तौर पर जो तकरीरों के हवाले से वो भी चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी पॉलिटिकल असिस्टेंस, आपकी मुशावरत जो गवर्नमेंट की है उसमें भी पीपल्स पार्टी का अमल दखल असूली तौर पे होना चाहिए था। आपको जितनी भी मुशीरों की सीटें हैं, जितनी भी ज़्यादा मुशीरों के हवाले से चीज़ें हैं, उसमें भी इत्तेहादी जमातों को रोल देना चाहिए था। शायद वो भी बातें हुई होंगी, उस पर भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई होंगी। कुछ वजारत जो हैं, आखिरी बात कि अब वजारतें भी बटनी हैं। वज़रा ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन उसके बाद उनको वजारतें भी नहीं दी जा रही। अभी फैसला किया जा रहा है कि किसको क्या देना है। कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं MPs और जो वज़ीर नामज़द हो चुके हैं, वो आज खुद ही फैसला कर चुके हैं कि हमने ये वजारत, और उनकी हिंड्रेंस जो है ना हम रोज़मर्रा के मामलात में उन वजारतों के नीचे आने वाले सरकारी महकमों में देख रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, और इससे बाहर के स्मेल जाती है। तो बहुत सारे सियासी फैसले जो वज़ीर आला की हद तक है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के बदले भी थे, होने भी चाहिए, और उस पर क्लियरेंस भी होनी चाहिए। ये तहफ़्फ़ुज़ात पंजाब का तरक्याती बजट 600 से 700 अरब का होगा, सेहत के लिए 155 अरब मुख्तस होंगे। इनफ है ये बजट पंजाब का? मैं आपको बात बताऊँ, ये किस्मत थी उस्मान बुज़दार साहब की बहुत अच्छी कि वो पंजाब का बजट जो है वो 550 अरब से लेके 600 अरब तक यूटिलाइज़ करा गए। और पिछली गवर्नमेंट में मैं बात कर रहा था, मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल साहब थे। उनकी बड़ी एफर्ट है कि उन्होंने जिस तरह से डंडा उठा के तमाम महकमों से बजट यूटिलाइज कराया, और आखिरी साल के अंदर, और यही बात होती है कि आपका बजट कम से कम इस्तेमाल हो जाए। आप 2 साल 7 माह एक तरफ रख दे, आखिरी 1 साल एक तरफ रखते हैं। आखिरी 1 साल में जिस तरह से इन्होंने तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया, उनके इफ्तिताह कराए, कुछ चीज़ों को 90% कम्प्लीशन की तरफ ले गए, जिसमें लाहौर शहर की बात करें, कोई 25, 30, 40 अरब के मनसूबे तो सिर्फ लाहौर के अंदर हैं, जो आखिरी 6 महीने में स्टार्ट भी हुए, और उन पर काम भी तकरीबन 50% से प्लस 80% तक हुआ। तो यही वो चीज़ें थी जिसकी तरफ लेके जा रहे थे, और इस पर बड़े एफर्ट थी गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने 600 बिलियन का बजट का हदफ पहली दफ़ा पंजाब PND की तारीख में अबूर किया, और अब वो एक्सपेक्टेशन हाई होती जा रही है। अब वो 600 से इसको उठा के 100 अरब और ऐड कर रहे हैं, या कि 700। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है ना, वो चेयरमैन PND हुकूमत के लिए होती है कि उसने ये पैसा अरेंज करना होता है, उसने ये पैसा पंजाब के मुख्तलिफ पॉकेट से निकालना होता है, उसने मुख्तलिफ ऑन गोइंग स्लो स्कीमों से भी पैसा डाइवर्ट करना होता है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पास तो जहर खाने के पैसे, वही तो कह रही हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप तो कहते थे कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो आप ये 700 अरब का डेवलपमेंट बजट कहाँ से पूरा करेंगे? सही बात। और ये तो हमारे जो नए चेयरमैन PND है, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारी स्कीमों का गला घूटना पड़ेगा, बहुत सारे मनसूबों का जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत सारी सेहत तालीमों पे कट लगाना पड़ेगा, फिर जाकर ये 700 अरब रुपया इकट्ठा होना है डेवलपमेंट पे। देखें जी, अब इस 700 अरब रुपए को इकट्ठा करने में टाइम कितना लगता है, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं हर चीज। अच्छा, मजा ये हुकूमत के बाद ना पैसे है ना टाइम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत फिर चल कैसे रही है और आगे करेगी क्या। वाकई सही बात है। फिलहाल मुझे ब्रेक का आयशा कह रही है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर हमारे पास है, शहर में गैस बहरान संगीन होने के खदशात हैं। पावर हाउसेस के लिए गैस की फराहमी पर घरों में प्रेशर कम ऑलरेडी है, और ऑलमोस्ट 9, साढ़े 9 बजे के बाद तो गैस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। जी दुरे नया। अच्छा, ये कोई आपने अंदाज़ा किया कि शहर में जो गैस की खपत होगा ना, ये
सिवाय इंडस्ट्रीज़ के, और इंडस्ट्रीज़ भी अब उस तरह से तकरीबन नहीं चल रही जिस तरह से मुल्की हालात हैं। उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन और अपनी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब या तो ये है कि ये कौम गैस के चूल्हे जला के रात को सो जाती है और सुबह उठ के जो है ना वो गैस ज़ाया हो रही होती है, या 45 डिग्री सेंटीग्रेड 46 में हम हाथ सेक रहे होते हैं। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो मैनेजमेंट है, अगर गर्मियों में इनसे गैस, ये हालात हम सर्दियों में सुनते थे, ये हालात कभी सर्दियों में हुआ करते थे। हाँ। और अब तो गर्मियों में इनके ये हालात हैं। तो आपके पास जो गैस है उसकी खपत और तलब और रसद का डाटा किधर है, और आप जो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, अगर आप बताते हैं कि जी तलब बहुत ज़्यादा है और रसद कम है, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दे दें कि जनाब तलब क्यों ज्यादा होगी और रसद कम क्यों हो गई। बिजली की तो समझ आ रही है कि हर घर में कम से कम एक एक दो एसी चलने शुरू हो गए। जिनके पास नहीं भी गुजारा था इस गर्मी में, उनसे भी एसी के बगैर गुजारा नहीं हो पा रहा। लाहौर शहर में गर्मी के ये हालात हो गए हैं, आपका जिस्म जो है वो जलना शुरू हो गया है। ये हम अभी उम्रा करके आए थे तो वहाँ भी 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन वहाँ पे तो ये हालात नहीं थे कि आपके जिस्म जल रहा हो और आप जो है ना वो हाथ पाँव आपके काले होना शुरू हो जाएं। पता नहीं क्या क्यों कुछ अजीबोगरीब आपको स्किन बीमारियाँ भी होनी हो जाएं, एलर्जी की। तो वहाँ तो ऐसा नहीं था, वहाँ भी गर्मियाँ बर्दाश्त हो रही थी और वहाँ पे भी एसी जो है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उनके रिसोर्सेज बहुत बेहतरीन है, मान लिया। लेकिन मुझे गैस का सिर्फ बता दें कि गैस के पास क्या ऐसी गिदर सिंगी है कि जो गैस जो है ना वो ज़मीन नीचे खींची जा रही है और आपके पास नहीं आ पा रही। और आपने जितनी ज़्यादा जो गैस के दावे किए थे जी कि हम सुबह दोपहर शाम नाश्ता, दोपहर का खाना, रात की रोटी तक गैस फराहम करेंगे, जो सुई गैस इंडस्ट्री को दी जा रही है गैस, मैं तो हैरान। और इंडस्ट्रीज वहां से भी वावेला ही आ रहा है। देखिए जी, इंडस्ट्री भी वावेला मचा रही है। इंडस्ट्रीज भी कह रही है जी कि हम तो अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गई है और जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो चीज़ हम मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लोकल में या बाहर बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो गई है। तो हम तो अपनी सारी चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो हमें गैस जो है वो सब्सिडाइज रेटों पे दी जाए, हमें गैस मुसलसल बिला तातुल दी जाए जिस तरह पहले दी जा रही थी। उनका तो अपने मुतालबात है। आप अगर रेजिडेंशियल भी गैस पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो गैस है ना, फिर ये चेक करें कि ये कहाँ से जो है वो पिलफ्रिज हो रही है, किसको चोरी करके दी जा रही है, किसके पास कहाँ से निकल रही है। ये लाहौर शहर के अंदर एक जामे सर्वे की ज़रूरत है जो कि इनसे मुमकिन नहीं है और ना इनसे होना है, क्योंकि ये खुद मिले होते हैं। ये नहीं चाहते कि हम उस चीज़ पे काबू पाएँ, हम उस चीज़ पे जो है वो रुकावट डालें और हम अशराफिया की बजाय आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ इक़दाम करें, वो नहीं होते। पाकिस्तान लाहौर शहर में जो भी बहरान आ जाए उसका सबसे पहले शिकार जो है ना वो गरीब बंदा होता है। सही कहा। और सबसे पहले शिकार जो होता है ना वो दिहाड़ीदार होता है। चाहे आपके पास अद्वियात का कोई फुकदान आ जाए, आपके पास गैस का आ जाए, पेट्रोल का आ जाए, आपके पास किसी भी चीज़ का आ जाए, सब्ज़ी का आ जाए, दालों का आ जाए, घी का आ जाए, चावल आटे का आ जाए, सबसे पहला शिकार वो बंदा होगा जो लेमैन होगा, दिहाड़ीदार होगा, तनख्वाहदार होगा, फर्क भी सिर्फ और गरीब बंदा होगा। ये 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, इजाफी बिजली पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल होने लगा और शादरा एरिया में 20 घंटे तक बिजली गायब। इसके साथ साथ टाउनशिप में लोड शेडिंग के खिलाफ कल ताजिरों ने भी एहतजाज किया। कोर्ट्स खालिद सईद ने गायनी वार्ड से एसी और पंखे दोनों बंद हैं, यानी अस्पतालों में भी ये सूरत हाल है। आप ना एक काम करें, जितनी लाइट आ रही हो ना, तो आप वो परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो 3 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कह रही हूँ, मतलब आप वो चला चला के सुना करें, खुश हुआ करें कि जी 3 घंटे, अब 16 जून से 3 घंटे जो है ना वो बिजली उससे ज्यादा नहीं जाएगी। फिलहाल जो हालात है ये सिर्फ ऐलानात ही लग रहे हैं, अमल दरामद नहीं। तो आप 16 जून आई खड़ी है, आपको क्या लगता है कि 16 जून पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा? आप कोई जिन है इनके पास कि 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो? लाहौर शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी में 15 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो और अचानक से 15 जून का आए और एक बटन दबाएं और वो लोड शेडिंग गायब हो जाए और 3 घंटे तक महदूद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ प्रेशर लोगों का कम करने के लिए, लोगों की बातें कम, लोगों की भी इनको क्या परवाह है। ये तो मुझे ऑनेस्टली, मैं सुबह याद सोच रहा था, जो रात वाला जो पेट्रोल पैनिक हुआ ना, मैं रात के बाद सुबह उठ के ये सोच रहा था कि अल्टीमेट ये तमाम फ़ायदा जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट को जाना है। ये तमाम इनके सूरत हाल जिसमें ये बुखलाहट का शिकार हैं, बुखलाए हुए हैं, इनको समझ कोई नहीं आ रहा, स्टेटमेंट कुछ दे रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ है, आगे आने वाले हालात कुछ बता रहे हैं। तो फिर अगर ये तमाम तर फ़ायदा उसी गवर्नमेंट को होगा जिनसे 3 साल 7 माह में कुछ नहीं हो सका, तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आप भी मीडिया पे मलबा डाल दीजिएगा, आप भी कहना जी कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। और ये तो जी देखें, हमें लोगों के हाथों जलील करा रहे थे। अभी भी ये टाइम है
कि आप इस चीज़ को कवर कर लें, नहीं तो आपकी तमाम तर बुकलाहट, अच्छे फैसले ना करना और किसी चीज़ पे स्टैंड लाना ना लेने का फ़ायदा अल्टीमेट पीटीआई गवर्नमेंट को जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, और ये खुद मेरे ख्याल से फायदा पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2-3 बंदों में मुझे मैं उनका नाम नहीं लेता, जो हालात नजर जो वक्त के साथ यकीन में बदलना चाह रहे हैं। ऐसे ही है। खैर, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आना है। आप कहीं मजा आएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे जी बिजली, गैस और ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनका रोज़ाना ही तस्करा होता है, क्योंकि हर रोज़ ये अब चीज़ें जो हैं मसाइल से हटकर घरों में, वो कहते हैं ना, अब लड़ाई झगड़ों तक। और वजूहात क्या हैं कि बुनियादी सहूलियात फराहम करना जिनकी जिम्मेदारी है वो इसमें बुरी तरह से जिम्मेदारी निभाने में फेल है। अब शहर में आटे का बहरान तैयार है जी। फ्लोर मिलों ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है और हमने दावे ये सुने थे कि आटा सस्ता मिलेगा आपको। अब जब हड़ताल हो जाएगी, आटा नायाब हो जाएगा, लोगों की पेट्रोल की तरह दौड़ें लगेंगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। जी दुरे नायाब। अजी, मेरा बिल्कुल इस चीज़ पे अब थोड़ा यकीन होता जा रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होने जा रही है इस मुल्क में और इस शहर में, वो अनकंट्रोलेबल है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपने जिस चीज़ का ऐलान किया सस्ता करने का, उस चीज़ का बुरहान पैदा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इंडिकेट करता है कि कुछ लोग हुकूमत में बैठे, मैं सबका नाम तो हम डेफिनेटली ले भी नहीं सकते, कुछ इस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे बयानात देकर, कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट करके, कुछ ऐसे इकदामात कर कि लोग जो हैं वो पैनिक बाइंग की तरफ चले जाएं और पैनिक बाइंग से जब उनको चीज़ ना मिले तो ज़ख़ीरा अंदोज़ का फ़ायदा उठा के उसके रेट को खुद ऊपर ले जाएं। आप महंगाई मान लिया एक तरफ है, आपके डॉलर का इम्पैक्ट भी मान लिया एक तरफ है, पेट्रोल के इंटरनेशनल प्राइसेस भी माना एक तरफ है, लेकिन अब गंदम आपकी अपने ओन सोर्स रीजन की है। आप चीनी को जो है वो भी खुद बाय प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गंदम आप अपनी करके थ्रेश करके उसके बाद उसका आटा जो है वो मार्केटों में जा रहा है। आप सप्लाई का कोटा भी दे रहे हैं तमाम को। आप सरकारी रेट पे ख़रीदी हुई गंदम को इसी कौम के लिए, इसी गरीब कौम के लिए आप उन फ्लोर मिलों को जब दे रहे हैं आटा मार्केट में पैदा करने के लिए, तो फिर कौन सा इनको पूछे ना कि ऐसा मौत का फरिश्ता जो इन फ्लोर मालकान हुकूमत के सर पे खड़ा है कि आपने सस्ती गंदम ली हुई गरीबों के पैसों की, टैक्स के पैसों की, उसका महंगा आटा करके बेचना है और आखिर में इस चीज़ का ये भी बताना है जी कि बड़ी महंगाई हो गई थी जी, हम तो अब हड़ताल करने जा रहे हैं। आपको तब हड़ताल का ख्याल नहीं है कि जब आपने सरकारी गंदम रेट पे ख़रीदी हुई जो जितनी गंदम है उसको आपने सरकारी सतह पे मार्केट में सप्लाई करने के लिए आटा आपने ख़रीदा, आपने वो कोटा लिया, आपने वो सारी चीज़ें कमिट की कि जी हम करेंगे, आप हमें गंदम जो है वो रिलीज़ करें। अब जब गंदम लेकर उनको आटा मार्केट में देने की बारी आ रही है तो इनके नित नए ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे। लेकिन ये चीज़ किसने कंट्रोल करनी है? ये चीज़ मीडिया ने, अवाम ने या किसी और ने तो कंट्रोल नहीं करना। ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की इस वक्त जो प्रायोरिटी है लाहौर शहर के लिए, आपकी आटा, चीनी, आपकी जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें सब्जियां, फल हैं, उन पे जो महंगाई का इम्पैक्ट आ रहा है, जो लोग उसके ऊपर आपके जो जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे और लोग जो है मनपसंद रेट्स के साथ बेच रहे हैं, कहीं कोई बंदा तो नज़र आए कि सरकार उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रही है। आपके ये दिन आने वाले हैं, माज़र के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पानी ज़ख़ीरा अंदोज़ होता नज़र आ रहा है भाई। आपका पानी जो है वो नापैद हो जाएगा, पानी आपको मिलेगा नहीं। जितनी तेज़ी और बेदरेग जुल्म के साथ आप पानी निकाल रहे हैं और पानी के ज़ाया करने वालों के लिए जो पॉलिसी थी मेरे पास उस पे कोई अमल नहीं हो रहा। लास्ट मिनट है, यानी कुछ सेकंड है, मुझे बता दें घी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो गया। दर्जा दोम की कीमत लिखी गई है 536 रुपए किलो है। आटे का बहरान सर उठाने वाला है, कुछ सस्ता मिलेगा? आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ पाँव पे खड़ी हो जाएगी? और अगर गवर्नमेंट को अपनी पड़ी जो इस वक्त सर पे हुई है उससे निकलेगी तो कुछ करेगी ना, ये तो अंडरस्टूड है। और ये गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो लगा रहे हैं, हम भी पहले दिन से जो सोच रहे हैं बातें, मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकेगा ये। फिलहाल तो नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, महंगाई जो है वो हर किसी की जान को पड़ी है और कंट्रोल से बाहर है। तो फिर और कैसे? इनको इनकी जान की पड़ी है। सही आपने, मसला ये भी है, ये बिल्कुल हमें महंगाई की पड़ी है, इनको इनकी जान की बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, थैंक यू सो मच दुरे ने आप। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस, और फिर शो में आते हैं।
वेलकम बैक। आज है जी नाज़रीन 8 जून और ब्रेन ट्यूमर से आगाही के लिए इस दिन को मुख्तस किया जाता है, यानी मैक्सिमम लोगों तक आगाही इस हवाले से पहुंचाई जाती है कि आया ये ब्रेन ट्यूमर है क्या, दिमाग का कैंसर है क्या, इसकी अलामात क्या है और हर साल इससे कितने लोग मुतासर हो रहे हैं और इसके साथ साथ इसका इलाज मुआलजा कैसे मुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं जब तो परेशान होकर रह जाते हैं कि अच्छा ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, तो पता नहीं पाकिस्तान में इसका इलाज होगा या नहीं होगा। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। ऑब्वियसली दिमाग इंसान का जो है वो पूरे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा भी आपका सर दर्द हो रहा हो तो आपका पूरी रूटीन डिस्टर्ब होकर रह जाती है, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। खैर, हमने आज के शो को प्लान इसलिए किया है कि आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप तक आगाही पहुंचाई जाए और खुदा न खासा अगर कहीं कुछ अलामात किसी को भी महसूस हो रही हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ करवाना चाहूँगी। डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताती चलूँ जी, न्यूरो सर्जन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस लाहौर, जो कि न्यूरो सर्जरी का सबसे बड़ा इदारा है जी। अपने मेहमान को खुशामदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, आज के दिन 8 जून को मख्तस किया गया है ख़ास तौर पर आगाही के हवाले से, ब्रेन ट्यूमर के हवाले से, कितना अहम है इस पर बातचीत करना? देखें, 8 जून जो है ना वो पूरी दुनिया में ग्लोबली एक इंतहाई अहम दिन है न्यूरो सर्जरी के हवाले से और न्यूरोलॉजी के हवाले से, क्योंकि जितने नर्वस सिस्टम के शिकार, बीमारी का शिकार पेशेंट्स होते हैं और उनके केयर गिवर्स होते हैं, उनकी एक एजुकेशन की ज़रूरत है कि दिमाग की और हराम मगज़ की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं, उनके इलाज में ओवर द ईयर्स क्या जिद्दत आई है और हम कैसे बेस्ट से बेस्ट जो ट्रीटमेंट या इलाज है वो इन मरीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इस सिलसिले में क्या पब्लिक सेक्टर के अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या हम बहुत पीछे हैं दुनिया के मुकाबले में या वी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इस दिन का मकसद ये है कि हम मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी अवाम को ब्रेन ट्यूमर के हवाले से आगाही दें। सही, तो डॉक्टर साहब ने खासा डिटेल में बता दिया है कि मकसद क्या है आज के दिन को मनाने का। खैर, कुछ आ जाते हैं कि जी ये बीमारी ख़तरनाक कितनी है। सबसे पहले ये बता दीजिएगा और फिर इसकी अलामात की तरफ आते हैं, रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे आया ये होती क्यों है। देखिए जी, दिमाग में 100 किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, हाँ। तकरीबन 100 टाइप्स। और जब आप सुनते हैं कि जी दिमाग के अंदर रसौली है तो इसका मतलब ये हरगिज़ ना लें कि ये कैंसर है। ठीक है, पहली बात तो ये है, क्योंकि जितनी रसौलियाँ हैं उनमें से सिर्फ 1/3, यानी कि अगर 100 हैं तो उनमें से 33 जो हैं वो कैंसर होंगे और बाकी जो हैं 66 या 67 जो हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं और उनका इलाज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जो कैंसरस हैं उनके कई ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, 3 है, 4 है और अब इतनी जिद्दत आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर भी इलाज की कि सर्जरी और बाकी जो इंटरनेशनली अवेलेबल प्रोटोकॉल्स हैं कीमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के, उससे पेशेंट को जो इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्वाइवल मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह वही पाकिस्तान में और लाहौर में पॉसिबल है। सही, तो ये तो जी अच्छी चीज़ है जो कि डॉक्टर साहब ने बताई है कि पाकिस्तान में इसका जो है वो जदीद इलाज मौजूद है। रीज़न क्या होती है डॉक्टर साहब इसकी? देखिए, दिमाग के ट्यूमर की कोई रीज़न नहीं है, ये जस्ट हो जाता है। स्टडीज़ ने शो किया कि अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हों तो उसकी वजह से आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है। ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आपको बचपन में रेडिएशन थेरेपी हुई हो तो कुछ 15-20 सालों के बाद कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर बाप को कैंसर है तो बेटे को नहीं हो सकता। हाँ। अगर बेटे को है तो बहन को नहीं हो सकता या रेस्ट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को नहीं हो सकता। सो
ज़्यादातर जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं उनकी कॉज का नहीं पता। कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जैसे वो प्रेगनेंसी में वो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, चंद पिट्यूटरी ट्यूमर्स, मेनिंजियोमास जो हैं वो जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी में तो वो बड़े हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि या तो वो खातून जो है उनको एडवाइस करें कि वो प्रेग्नेंट ना हो, या ये कि प्रेगनेंसी से पहले उसकी सर्जिकल एक्सीजन करवा लें। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पता नहीं चलता लोगों को क्योंकि आपका दिमाग, आप वैसे बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं, बातचीत ठीक कर रहे हैं, खा पी बिल्कुल ठीक रहे हैं, कुछ अलामात इसकी स्पेसिफिकली क्या होती हैं जिससे आपको अलार्मिंग आपके लिए है कि आपको अब चेक कराना है डॉक्टर को? देखें, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूंगा कि जो ही ट्यूमर जो है वो बनता है तो फ़ौरन उसकी अलामात नहीं आती, क्योंकि दिमाग जो है वो उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स वाई कि सारे ट्यूमर्स के अंदर इनिशियली कुछ अरसे तक कोई अलामत नहीं आती। जब दिमाग की कंपनसेशन या वो बर्दाश्त या गुंजाइश से ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो जाता है तो फिर अलामात शुरू हो जाती हैं। उन अलामात में सर दर्द, जो कि ख़ास तौर पे दवाइयों से थोड़ी देर के लिए आराम आए और फिर हो जाए, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हो जाएं, सर दर्द के साथ को उल्टी आ जाए, लेकिन ये माइग्रेन के मरीज़ों में भी होता है, नज़र का मसला बन जाए। लेकिन ये अलामतों के साथ साथ जब एक तरफ की कमज़ोरी स्टार्ट हो जाए या फालिज की शक्ल हो जाए, या आपको बोलचाल का मसला हो जाए, या आपको जो है वो ड्राउजीनेस या कोमा की शक्ल में चले जाए, तो ये सारी इसमें फिट्स भी हो जाते हैं ट्यूमर्स में। ज़्यादातर मैं आपको ये बताऊं, जो मिर्गी या एपिलेप्सी जो होती है उसकी कोई काज नहीं होती, ठीक है, लेकिन चंद केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मिर्गी जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से होती है। अच्छा जी, तो इसलिए जो दिमाग का ट्यूमर है वो हर किस्म की अलामात दे सकता है, जिसमें कॉमनस सर दर्द है, नज़र का मसला, फालिज, बोलचाल का मसला, फिट्स, बेहोश होना, ये सारी अलामात शामिल। ये सारी अलामात है। एज ग्रुप मैटर करता है कि ये स्पेसिफिक एज है जिनके लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं? यस, ज़्यादा चांसेस जो हैं वो 40s में होते हैं, 40s में, 50s में, लेकिन दिमाग की रसौली एक न्यू बॉर्न बेबी में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, यंग पर्सन्स 30s 40s एंड एल्डरली के अंदर भी हो सकती है। सही। एज सुन एज पॉसिबल इसका इलाज आपको करा लेना चाहिए, जैसे ही पता चले फौरी तौर पर इसकी रिमूवल? देखिए, आपके पास कोई और चांस नहीं है। ठीक है, इसलिए कि ट्यूमर है, आप कहा जाता है ना कि अच्छा ये रसौली जो है वो कहा जाता है कि अच्छा जी नुकसानदेह नहीं है या जड़ों वाली नहीं है, इसका रिमूवल इतना ज़रूरी नहीं है, मैं इसकी मेडिसिन से भी ये हल हो जाएगा मामला। इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर देखें ना, पेट है, पेट में अगर रसौली है तो पेट फूलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आप ये देखें कि पेट जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर एक बेबी अकोमोडेट हो सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। ब्रेन देखिए, ब्रेन के बाहर स्कल है जो कि एक्सपेंड नहीं हो सकती, इस नॉन एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर। सो उसके अंदर जो चीज़ बनेगी, दिमाग थोड़ा सा उसको अकोमोडेट करेगा, जबकि पेट, चेस्ट, बाकी ऑर्गन्स किसी भी रसौली को ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा अकोमोडेट करेगा। उसके बाद चूंकि स्कल एक्सपेंड नहीं कर सकती तो वो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अलामात फौरी जो है वो आ जाएंगी। सो पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं, पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, किसी एक स्टेज पे आके स्पेसिफिकली ये सोचा जाता है कि अद्वियात से इलाज मुमकिन है, क्योंकि लोग बड़ा खौफजदा हो जाते हैं ऑपरेशन पे? जी देखें, सारे ट्यूमर्स को ऑपरेट नहीं किया जाता। ठीक है, आजकल इमेजिंग इतनी एडवांस हो गई है, ऐसे ट्यूमर जो कि स्मॉलर इन साइज़ हों, जो कि डीपेस्ट पार्ट में हों, या जिनके इर्द गिर्द खून की नालियाँ हों, या उनका जब हम इंजेक्शन लगाते हैं उनकी इन्हांसमेंट का पैटर्न जो है वो ऐसा हो, हमें बता देता है कि ये बिनाइन, जिनको हम वॉच कर सकते हैं। या एक पेशेंट है, उसको मल्टीपल कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट का मसला, या एल्डरली है, या सर्जरी के काबिल नहीं है, तो देयर आर अदर मोडालिटीज़, हम उनको वॉच कर सकते हैं, हमको दवाइयाँ दे सकते हैं, हम उनको रेडिएशन दे सकते हैं, देयर सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, अब कहा जाता है जी प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो कि आज के दिन की मुनासबत से आप शेयर करना चाहें कि आप लोगों को ये एहतियात हर सूरत करनी है? देखिए, बात ये है कि जो ट्यूमर को बनने से तो कोई प्रिवेंशन रोक नहीं सकती। सही। हम
जो हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी का हम कह सकते हैं कि आप अवॉइड करें, ठीक है, दैट दैट्स वन प्रिकॉशन, और अनलेस कि ट्यूमर इज़ वेरी स्मॉल। उसके अलावा यही है कि अगर आपको कोई ऐसी सर दर्द है जिसके साथ उल्टी और अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हों, या दर्द के अलावा कोई और अलामत पैदा हो जाए जिसमें फालिज की शक्ल पैदा हो जाए, तो फिर आप फ़ौरन जो है वो किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या कम से कम स्कैन ज़रूर करवाएं। स्कैन ज़रूर कराएं। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज देखने वालों को आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज आज ब्रेन ट्यूमर के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल जी, यही मैसेज ये है कि आप जो ट्यूमर है उसको छुपाएं मत। हाँ। आप इसका मुकाबला करें और जल्द से जल्द किसी जो है वो डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपका स्कैन ऑर्गेनाइज किया जा सके। और मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो हैं उनको 5% साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि अगर वॉकिंग टॉकिंग पेशेंट हो तो 100 पेशेंट्स हों तो 95 पेशेंट्स के अंदर गुड आउटकम होगा विद सर्जरी। तो सर्जरी से डरना या घबराना नहीं चाहिए। सही सही। तो जी, ये तो बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है, क्योंकि नॉर्मली लोग नाम सुन के या फिर सर्जरी का सुन के परेशान हो जाते हैं। तो ये तो वाज़ेह तौर पे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इसके नतीजे बहुत बेहतर हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अलबत्ता एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुदा न खास्ता इस सूरत में इलाज यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त इलाज भी मुमकिन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जमहूरी निज़ाम में वोट की अहमियत, वोट की हैसियत क्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वोट कास्ट कैसे किया जाता है, वोट कास्ट करने का तरीक़ेकार क्या होता है, और लोग परेशान हो जाते हैं जब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। तो खैर, हमने आज के शो में बताना है कि जी असल में इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है और किस तरह से आप इस तरीक़ेकार को आसान बना सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं लगता या पता नहीं है या मालूमात नहीं है तो आज कोशिश करेंगे आप तक मालूमात पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जी बाबर मलिक साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर MIS ऑफिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन पंजाब है। अपने मेहमान को खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह की शुक्र। थैंक यू, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मैंने जैसे कि कहा कि वोट कास्ट करना जमहूरी हक है, राइट है सबका, और किसी भी जमहूरी मुल्क में ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है। सो ये जिम्मेदारियाँ होती हैं इलेक्शन कमीशन की, तो किस तरह से ये जिम्मेदारियाँ इलेक्शन कमीशन सर अंजाम देता है? जी, बहुत अहम सवाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं वो इलेक्शन कराना, जो कि कौमी असम्बली का इलेक्शन है, सूबाई इलेक्शन का असम्बली का इलेक्शन है, और बल्दियाती असम्बलियों का इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती इदारों के इलेक्शन होते हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की एक अहम जिम्मेदारी है जो कि इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी है या उसकी नज़रसानी है, जो कि हम मियादी तौर पे टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इस वक्त जो हमारे नज़रसानी का अमल है वो जारी है पूरे मुल्क में, जिसके लिए हमने डिस्प्ले सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग जाके अपने वोट का इंदराज कर सकते हैं, अपने वोट को चेक कर सकते हैं और दुरुस्तगी के फॉर्म जमा करा सकते हैं। सही, अब लोग जाके इंदराज भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि आया मैं वोट कास्ट कर सकती हूँ या नहीं, मैं इसकी अहल हूँ या नहीं। बहैसियत शहरी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आयद होती हैं वोट कास्ट करने की? जी, ये बहुत बुनियादी सवाल है जो कि हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वोट बनाने की क्या शराइत हैं या कैसे कौन लोग हैं जो वोट बना सकते हैं। हाँ। तो बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के शहरी हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है या 18 साल है और उन्होंने शनाख्ती कार्ड, नादरा से जारी शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है, और उनका जो जहाँ पे वो वोट दर्ज कराना चाहते हैं तो शनाख्ती कार्ड पे दर्ज मुस्तकिल या मौजूदा पता उसी इलाके का होना चाहिए। ये हमारा इंतखाबी जो एक्ट है, क्राइटेरिया है, SOPs जिसे आप उसके मुताबिक, यानी उसका जो सेक्शन 26 और 27 है उसके मुताबिक ये शराइत हैं। ठीक है जी। अहल होना चाहिए, वो लोग अहल हो सकते हैं जो कि 18 साल उम्र हो, शनाख्ती कार्ड हो और साथ ही साथ एड्रेस आपका शनाख्ती कार्ड पे उस इलाके का हो। सही है, मुझे ये बता दीजिएगा, ये तो वाज़ेह हो गया कि कौन लोग इलेक्शन जो है उसके लिए वोट कास्ट कर सकते हैं। ये वोटर लिस्टों की बात की जाती है जी। वोटर लिस्ट क्या होती है? ये वोटर लिस्ट अगर हम आसान अल्फाज में बताएं तो वोटर लिस्ट जो तमाम अहल अफराद हैं, जिस तरह की मैंने आपको शराइत बताई थी, तो उनकी एक फ़हरिस्त बनाई जाती है इलाके की बुनियाद पे। आपका जो पाकिस्तान है वो इस वक्त 1,64,000
सेंसस ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है, और हर सेंसस ब्लॉक जो है वो किसी इंतखाबी इलाके पे मुश्तमिल होता है, और इंतखाबी इलाका जो है वो मिलाकर एक इंतखाबी हल्का बनता है। जिस तरह अगर हम कोई बात करते हैं NA30 NA35, तो वो उस पर इंतखाबी इलाकों पे मुश्तमिल होता है, और इंतखाबी इलाके की हर एक की जो फ़हरिस्त बनाई जाती है उस पर मुख्तलिफ ब्लॉकों पे मुश्तमिल होती है, और वो इंतखाबी फ़हरिस्त कहलाती है। और इलेक्शन के दिन उस फ़हरिस्त के मुताबिक आपके जितने आम वोटर को राइट है कि वो उस लिस्ट को देख सकता है? जी बिल्कुल देख सकता है। उसी के लिए तो हमने ये डिस्प्ले सेंटर्स बनाए हैं ताकि वो जाके उसका मुआयना करें, और अगर वो उसको समझता है कि उसका नाम सही जगह दर्ज नहीं है। हाँ, मैं ये कहने लगी थी, जिसको पता हो कि उसका नाम का इंदराज सही जगह पे नहीं हुआ या फिर उसका वोट वहाँ पे बना ही नहीं, तो उसको क्या करना है? जी बड़ा आसान तरीका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्विस प्रोवाइड की है तमाम लोगों के लिए, जो कि 8300 SMS सर्विस है। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है व्यूअर्स ने 8300 जी 8300 पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है। ठीक है। उसके जवाब में आपको आपका जो शुमारियाती ब्लॉक कोड है, सिलसिला नंबर है, इंतखाबी इलाका है, वो आपको उसमें भेजा जाएगा। उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो वोट है वो दुरुस्त जगह पे बना हुआ है। उस इंफॉर्मेशन में 8300 की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक हेल्पलाइन का नंबर भी दिया गया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वेबसाइट लिंक है वो भी दिया गया है। अगर आप समझते हैं कि आपका वोट दुरुस्त जगह नहीं है, तो आप उस लिंक से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से जाके फॉर्म नंबर 15 डाउनलोड कर सकते हैं, और मुतलका जो डिस्प्ले सेंटर है उसकी फ़हरिस्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी हमने दी हुई है, और आप उस हेल्पलाइन से भी उसको हासिल कर सकते हैं। वहाँ जाके आपने वो फॉर्म नंबर 15 जो है मुंतकली वोट के लिए आपने वहाँ सबमिट करना है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन वोट के इंदराज के लिए क्या इकदाम कर रहा है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी का जो अमल शुरू किया है, इसके मुख्तलिफ मराइल हैं, जिसमें हम सबसे पहले मरले में हम घर घर गए थे और हमने तस्दीकी अमल किया था। हमने जो मौजूदा हमारी फ़हरिस्त थी और उस पर हमने उसको तस्दीक किया था। बहुत सारे एक बड़ी तादाद जो लोगों की थी उनकी तस्दीक हो गई थी, और बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म जमा कराए थे। तो एक गैर हतमी फ़हरिस्त मुरतब की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद उसको हमने अभी डिस्प्ले कर दी है, क्योंकि जो इंतखाबी फ़हरिस्त है उस पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज़ायद लोग जो है वो दर्ज हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि तमाम लोग अपने वोट को चेक कर लें। अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी है, कोई किसी किस्म की गलती हो गई है, डिस्प्ले सेंटर जो है इसी मकसद के लिए कायम किए गए। डिस्प्ले सेंटर, जिसको आम अल्फाज में हम मुआयना मरकज़ भी कहते हैं, ये लोगों की सहूलत के लिए बनाए गए हैं उनके घर के करीब तरीन जगहों पे, ताकि लोग आसानी से जाके डिस्प्ले सेंटर पे अपने घर के लोगों के तमाम कैसे लोगों को चलेगा कि किस लोकेशन पे डिस्प्ले सेंटर है, टाइमिंग क्या है, कैसे लोगों ने वहाँ जाना है? आमतौर पे हमने जितने भी जो बड़े प्रोमिनेंट एरिया होते हैं, जो खास जगह होती हैं, स्कूल होते हैं या यूनियन कौंसिल के दफातर होते हैं, वहाँ पे हमने ये दफ्तर बनाए हैं, ये डिस्प्ले सेंटर या मुआयना मरकज़ बनाए हैं, और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डाउनलोड लिंक से भी आप हासिल कर सकते हैं। हर शहर की जो डिस्प्ले सेंटर की लिस्ट है वो वहाँ मौजूद है। तो लाहौर में भी हमने इसी तरह सेंटर बनाए हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद क्या है? हर तरह की डिटेल्स मौजूद होती हैं और आम शहरी तक ये डिटेल्स पहुंच जाती हैं? जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजकल तो वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। हर इदारे की जो वेबसाइट है उसके में आप जाके तमाम जो रजिस्टर्ड वोटर है उनकी तादाद सूबे के लिहाज से कितनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी है, तमाम जो फॉर्म्स चाहिए किसी को दरकार हैं वो तमाम फॉर्म भी पड़े हुए हैं। डिस्प्ले सेंटर की तमाम जो फ़हरिस्त है वो लगी हुई है। 20,000 से ज़ायद डिस्प्ले सेंटर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, और पंजाब में तकरीबन 12,000 डिस्प्ले सेंटर बनाए हैं। आजकल हम हर तरफ इलेक्शन 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 भागकर सुन रहे हैं, लोग मुतालबा भी कर रहे हैं, सियासी जमातों के अलावा लोग आम शहरी भी मुतालबा कर रहे हैं। तो आपकी क्या तैयारी है इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन कमीशन हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहता है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो इंतखाबी फ़रिश्तों की जो तैयारी है वो इस वक्त जारी है, और इंतखाबी फ़रिश्तें तैयार होना किसी भी इलेक्शन के लिए बुनियादी ज़रूरत है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जो ज़िम्मेदारी है वो हर वक्त उसके लिए तैयार रहता है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, वोटर लिस्टें पंजाब में रजिस्टर्ड इनकी तादाद कितनी है? पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो तकरीबन 6 करोड़ और 86 लाख से ज़ायद हो चुके हैं पंजाब में, जिसमें जो मर्द हैं उनकी तादाद जो है वो 34 लाख के करीब है, और जो ख़वातीन हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 2 करोड़ और 90 लाख के करीब है। जो मर्द हैं उनकी जो तादाद है वो 3 करोड़ और 40 लाख के करीब है, और ख़वातीन की जो तादाद है वो 2 करोड़ 90 लाख के करीब है। तो मिला के ये तकरीबन 6 करोड़ और 80 लाख बनते हैं पंजाब में वोटर्स। इंदराज का तरीक़ेकार वोटर लिस्ट में कुछ पेचीदा है, इसको आसान बनाना चाहिए, ज़रूरत है वक्त की? जी, इलेक्शन कमीशन हर वक्त इन चीज़ों पे गौर व फिक्र कर रहा होता है, तजर्बाती तौर पे काम कर रहा होता है। ये चीज़ भी ज़ेर गौर है कि इसको ऑनलाइन सिस्टम दिया जाए, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हमारा कानून है उसके मुताबिक जो वोटर है उसको अपने वोट का इंदराज के लिए खुद जाना पड़ता है, डिस्प्ले सेंटर में जाना पड़ता है या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाना पड़ता है। अब वो लोग जिन्होंने वोट कास्ट करने के लिए जाना है, ज़िमनी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, किसी में भी, एक वोटर्स
वोटर जो है जिसको वोट कास्ट करने के लिए जाना है, बुनियादी उसके पास क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, किस तरह से उसको प्रिपेयर होकर जाना है? वोट कास्ट करने के लिए जिस दिन आपने पोलिंग स्टेशन पर जाना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ बना हुआ है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये सहूलत जो 8300 की है, पोलिंग स्टेशन वाले दिन उसमें पोलिंग स्टेशन की इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड कर दी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है। इसके अलावा जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है वो तो बुनियादी शर्त है वोट रजिस्ट्रेशन के लिए भी, और आपने अपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ पोलिंग स्टेशन, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ आपने पोलिंग स्टेशन जाना है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास मोबाइल फ़ोन या ये चीज़ें इसकी बंदिश पोलिंग स्टेशन के अंदर तो मोबाइल फ़ोन लेके जाने की आमतौर पे इजाज़त नहीं होती। ठीक है। तो वो आप ना लेके जाएं तो बेहतर है उसमें। चलें जी, ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन का ये मैसेज है, क्योंकि नज़रसानी का जो अमल है, जो इलेक्ट्रोल की रिवीजन का अमल जारी है, तमाम जो अफराद हैं पाकिस्तान में, पंजाब में या लाहौर में, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आखिरी तारीख जो कि 19 जून है उसका इंतज़ार किए बगैर आप पहली फुर्सत में अगर आपने वोट का दर्ज कराना है या उसको तब्दील कराना है या किसी वोट पे आपने एतराज़ करना है या क्वाइफ की दुरुस्तगी करानी है, तो फॉर्म नंबर 15 जो है वो इंदराज का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 16 जो है वो आपके एतराज़ का फॉर्म है, और फॉर्म नंबर 17 जो है वो दुरुस्तगी का फॉर्म है। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ECT की साइट पे, और आप 19 जून से पहले आप अपना ये फॉर्म जो है वो जमा करा लें और अपने वोट के जो सही इंदराज है उसको यकीनी बनाएं। ठीक है। थैंक यू सो मच बाबर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। सेगमेंट्स में सबसे पहले होगा आज का हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपको बताएंगे आप फिट कैसे रह सकते हैं, हेल्थ टिप। शम्स की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं हूं न्यू एक्सरसाइजेस के साथ। बहुत से लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ा हुआ पेट होता है। बढ़ा हुआ पेट जो है ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप जो है अपने अराउंड जो माशरा होता है उसके अंदर भी अगर आप निकलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को, बहुत सी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका बैली फैट बढ़ जाता है और वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकती। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी जो है वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बड़ी आसान और सिंपल सी एक्सरसाइजेज टिप्स मैं आपको दूंगा जिनको फॉलो करके आप अपना बढ़ा हुआ पेट जो है वो कम कर सकते हैं। सो इन बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए बड़ी आसान और सिंपल सी एक्सरसाइजेज आज भी मैं आप लोगों के साथ 3 एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बड़ी आसान और सिंपल सी एक्सरसाइजेज होंगी जिनको आप बाआसानी ख़वातीन सब इसको फॉलो कर सकते हैं। सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आपने बस नीचे इसी तरह लेटना है, सिंपल। अब आपने इसमें एक ख्याल करना है कि आपका एक जो लेग है वो बेंड होगा और एक लेग आपने बिल्कुल अपनी स्ट्रेट कर लेनी है। आपने बिल्कुल इस तरह लेट जाना है, आपने एक लेग को अपना उठाना है एंड डाउन। इस एक्सरसाइज में आपने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लेना है, जस्ट अप एंड डाउन। इस तरह आपने एक लेग को तकरीबन 20 टाइम, जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ फॉलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इस तरह आपने 20 टाइम फॉलो करना है एक लेग को। फिर आपने दूसरी लेग जो है उसको बेंड कर लेना जो हमने परफॉर्म किया है, फिर आपने दूसरी लेग से 20 टाइम। ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है और इसको आपने ज़्यादा रेपिटेशन में भी कर सकते हैं, लाइक आप 20 to 30 भी कर सकते हैं। इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है। इसमें कोशिश करनी है कि आपने मैक्सिमम ऊपर की तरफ लेकर आना है, और एक जो मेन चीज़ का ख्याल करना है कि आपका जो सर है वो नीचे नहीं होना चाहिए, आपकी गर्दन उठी होनी चाहिए। इससे आपको ज़्यादा जो है वो बैली पे फील आएगा। ये हमारी होगी एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपने 20 रेप्स पे करना है। उसके अलावा आप इस एक्सरसाइज को टाइम पे भी कर सकते हैं, लाइक 30 सेकंड एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, 30 सेकंड दूसरी लेग पे। अब दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें आपने अपने जो है एल्बोस पे ऐसे आ जाना है और आपने अपनी दोनों लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। एक लेग को आपने सीधा करना है, एक लेग को बेंड। फिर आपने जब दूसरी को स्ट्रेट करना है तो पहली वाली को आपने बेंड कर लेना। आपने इस तरह इसको फॉलो करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह इस एक्सरसाइज को आप 20 to 30 रेप्स पे कर सकते हो। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप अंदर ब्रेक भी ले सकते हैं और उसके बाद दोबारा से जो है आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। 20 to 30 टाइम्स आपने इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है।
ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी जो कि बड़ी सिंपल सी थी। पहली एक्सरसाइज भी बड़ी आसान थी, सेकंड एक्सरसाइज भी। और अब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने अपने हाथ यहाँ पे रख लेने हैं। अमूमन जो एक्सरसाइजेज होती हैं आपने देखा है पेट की एक्सरसाइज, उसमें हाथ पीछे से लेकर आते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपने अपने हाथ को यहाँ पे रखना है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जब आपने ऊपर आना है इस तरह एंड बैक, फिर आपने ऊपर आना है एंड बैक। इसमें आपने फुल ऊपर नहीं जाना, बस आपने यहाँ तक जाना है एंड बैक। इस एक्सरसाइज को आप 15 to 20 टाइम्स, 15 से 20 दफ़ा आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। जब आप ऊपर आएँ तो हल्का सा जो है इसमें ब्रेक लें और फिर नीचे आए। इस एक्सरसाइज को आपने इसी तरह जो है 20 to 30 टाइम आप फॉलो कर सकते हो, या 15 to 20 टाइम। आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि हर एक का जो है एक अपना हार्ट रेट वो दूसरे इंसान के हार्ट रेट से मुख्तलिफ होता है। लाइक अगर मैंने जो आपको रेपिटेशन बताई हैं, कुछ लोग इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक इजीली भी फॉलो कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इसीलिए अपने रेपिटेशन जो सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप मैक्सिमम करके देखें आप कितने कर सकते हैं, फिर उस रेपिटेशन को सेट करें और डे बाय डे उस एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएं। इस एक्सरसाइज को भी आपने इसी तरह फॉलो करना है कि एक एक्सरसाइज करने के बाद आपने 30 to 45 सेकंड्स का ब्रेक लेकर दूसरी एक्सरसाइज करनी है, और इसके भी आपने कुल 3 राउंड करने हैं। सो ये पेट की जो एक्सरसाइजेज हैं इसको फॉलो करें ताकि आपका जो है वजन भी कम हो और आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। सो अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू सो मच आज की हेल्दी टिप के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गैरिसन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बता देते हैं आज के भाव क्या है। ओपन मार्केट का रुख करेंगे, हमारे रिपोर्टर कलीम वहाँ पे मौजूद हैं। जी कलीम, ओवर टू यू। बिल्कुल मुतअद्दिद सब्जियां ऐसी हैं जिसकी कीमतें कम ना हो सकी हैं, जबकि सरकारी कीमत के मुताबिक मार्केट के अंदर फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में भी तज़ाद पाया जा रहा है, जबकि सिर्फ कुछ एक सब्जियां हैं जिनकी कीमतें जो है वो मुस्तकम दिखाई दे रही हैं। अगर आज की बात करें तो जो आलू कच्चा नया है उसकी सरकारी कीमत 48 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 55 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक चाइना की बात करें तो इसकी सरकारी कीमत 160 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 170 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना की बात करें 195 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 200, 205 से 210 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि किया कद्दू की बात करें इसकी जो सरकारी कीमत है ये 42 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 47 से 50 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन की बात करें तो इसकी जो सरकारी कीमत है वो 87 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 95 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि खीरा देसी की बात करें तो इसकी सरकारी कीमत 60 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 65 से 70 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। फूल गोभी की अगर बात कर ले तो इसकी कीमत सरकारी 70 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 80 से 85 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा शलजम है वो 75 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये 85 से 90 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें अरवी की तो इसकी जो सरकारी कीमत है 115 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 120 से 125 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो दीगर सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि चंद एक ही सब्जियाँ हैं जिनकी कीमतें मुस्तकम हैं, जबकि सरकारी कीमत के मुताबिक मार्केट के अंदर जो सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं उनमें भी तज़ाद देखा जा रहा है। चूँकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमतें 85 हैं, 90 हैं, 115 हैं, लेकिन ओपन मार्केट में वो सरकारी कीमत से हटकर जो है 10 से 15 और 20 रुपये तक इजाफे के साथ बेची जा रही हैं। यहाँ पर आवाम का यही कहना है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे हमारे साथ रिलीफ देने के, वो रिलीफ दिया जाए, जो कि उसके हम लोग मुंतज़िर भी हैं। जी रिलीफ तो सिर्फ अब जी ख्वाबों में मिलेगा आपको, अदरवाइज़ हकीकत में तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। खैर ये थे जी ओपन मार्केट से आज सब्जियों के रेट क्या है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपनी सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके लिए हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, वहाँ पर मैसेज कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं हम कोई चीज़ प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं वो भी आप बता सकते हैं। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर नए मेहमानों और नई स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।